Hello friends, welcome back to your UPSC. In the last lecture we studied about American Civil War. For today we are going to start with French Revolution. So let's get started. Now, French Revolution. See, French Revolution एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो फ्रेंच सिटीज़न थे उन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस टाइम फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम था, जो उसका फ्यूडल प्रिविलेजेस थे एरिस्टोक्रेसी को, जो कैथोलिक क्लर्जी थी और जितने भी पावर्स थे इन एरिस्टोक्रेट लोगों के हाथ में, इसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया था। ये एक पीरियड है जिसमें आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल अपवेल first revolt है which was against all these sort of privileges, these aristocratic privileges given to the upper classes. Okay, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, it is a period of ideological, political and social upwelling in the political history of France and Europe as a whole. See, American Revolution हुआ था, but American Revolution was in America. ओके तो वो अमेरिका में हुआ था। बट अगर अपन यूरोप की बात करें तो यूरोप में ऐसा कोई रिवोल्ट नहीं हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन एवर टू टेक प्लेस इन यूरोप। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट एवर रेवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन यूरोप विच वाज अगेंस्ट ऑल दीज प्रिविलेजेस। ओके, तो ये एक टाइम पीरियड है जिसमें आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल अपवेलिंग हुई थी। और इस टाइम जो फ्रेंच जो पब्लिक थी, इट वाज अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की, जो उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस दे रखे थे एरिस्टोक्रेसी को, जो कैथोलिक क्लर्जीज थी उनको जो प्रिविलेजेस दे रखे थे। तो ये सारे जो रेडिकल चेंजेस आए थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट। ओके, एक्सक्यूज मी, दैट वाज बेस्ड ऑन एनलाइटनमेंट। और जो रिपब्लिकनिज्म का जो फीलिंग थी, जो प्रिंसिपल था, विच केम फ्रॉम अमेरिका के बाद में मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन में, दैट एक डोमिनो इफेक्ट आया था। आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। रिपब्लिकनिज्म की वेव थी, इट स्ट्रक फ्रांस एंड जो वहाँ के लोग थे दे वेंट अगेंस्ट देयर ओन किंग। और तब अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में एंड इट एंड्स अप विद द एंड ऑफ नेपोलियन इन 1815। ओके, तो 1789 से लेके 1815 तक ये अपना फ्रेंच रिवोल्ट चलता है। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे 1871 में अपना एट लास्ट फ्रेंच रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रिपब्लिक 1871 में ही स्टैब्लिश हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंच रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है और फिर मोनार्की आ जाती है, फिर फ्रेंच रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है, देन समथिंग एल्स कम्स। ओके, ये अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा जो जब अपन ये पूरे इवेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो फ्रेंच रिपब्लिक है वो 1871 में एट लास्ट परमानेंटली इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, सो 1789 से लेके 1815 तक अपना फ्रेंच रिवोल्ट चलेगा। उसके बाद एंड ऑफ द रेवोल्यूशन होता है विद द फॉल ऑफ नेपोलियन। बट इन बिटवीन 1815 से लेके 1871 तक वी हैड some famous revolts like we had जुलाई रेवोल्यूशन ये हुआ था 1830 में। तो ऑब्वियसली जुलाई 1830 में हुआ था ये। एंड देन वी हैड फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। जो फेब रिवोल्ट था वो हुआ था 1848 में। अब ये क्यों हुआ था ये we'll डिस्कस लेटर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं जो कि आफ्टर द फ्रेंच
रेवोल्यूशन को अगर अपन देखें तो उसे अपन 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। ओके, तो कि ये जो रिवोल्ट है वो किस तरीके से हुआ, इट वॉज लेड बाय विच व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल, उन जो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, उसके बेसिस पे अपन ने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है फ्रेंच रिवोल्ट को। ओके, सो फर्स्ट फेज इज बुर्जुआ फेज। तो बुर्जुआ फेज मीन्स मिडिल क्लास। ओके, मिडिल क्लास, जो अपनी मिडिल क्लास है वो आएगी बुर्जुआ फेज में। नाउ सी, जो अपनी फ्रेंच सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है ये। ओके, सो फर्स्ट फेज इज द priest classes, then we have aristocratic classes, and then lastly we have the lower income group, जो नॉर्मल लोग हैं वो सब आते हैं उसमें। नाउ दिस बुर्जुआ फेज में एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो थर्ड एस्टेट वाले लोग हैं, थर्ड एस्टेट, ओके, तो थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं उसमें क्या आएंगे, अपने हायर मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग। ओके, देन लोअर मिडिल इनकम वाले लोग, देन लोअर इनकम। ओके, तो ये जो मिडिल क्लास थी इसको अपन बुर्जुआ क्लास बोलते हैं। तो ये जो फेज 1 था, इट वॉज लेड बाय दीज, इसमें डोमिनेंस था या फिर इनकी आइडियोलॉजीज के साथ साथ ये पूरा जो रिवोल्ट है वो चल रहा था। ऑल द पीपल इन दिस रेवोल्यूशन दे वर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दीज क्लासेस। ओके, जो बुर्जुआ क्लासेस थे उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। दैट इज वाई दिस फेज इज नोन एज बुर्जुआ फेज। नेक्स्ट इज रेडिकल फेज। सी, इस टाइम रेडिकलिस्टिक आइडियोलॉजीज आ गई थी, जैसे अपन देखेंगे जैकोबिन्स, दे केम टू पावर एंड देन डायरेक्टरी रूल आ गया था। तो ये जो फेज है रेडिकल फेज है, दिस इज फेज 2। एंड लास्टली वी हैव नेपोलियन एरा। ऑब्वियसली जो नेपोलियन थे उन्होंने पूरा वो डायरेक्टरी को हटा के ये पूरा रूल में आए थे, इन्होंने एक फ्रेंच रिपब्लिक स्टैब्लिश किया था। सो दिस होल एरा इज नोन एज नेपोलियन एरा। तो ये जो है अपना फ्रेंच रिवोल्ट 3 फेजेस में डिवाइड हो गया। आफ्टर द नेपोलियन एरा अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है विद द एंड ऑफ नेपोलियन। ओके, विद द फॉल ऑफ नेपोलियन आर फ्रेंच रेवोल्यूशन इट एंड्स। तो इस वजह से अपने जो फ्रेंच रिवोल्ट है इसमें 3 फेजेस हैं। ओके, 3 फेजेस। नाउ अब जो अपना लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है कॉजेज। से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द कॉजेज। तो कॉजेज में अपने हैं सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज एंड कल्चरल कॉज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट सोशल कॉजेज। सोशल कॉज, तो ये जो अपनी सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। फ्रेंच सोसाइटी मान लीजिए, सबसे ऊपर तो अपना क्राउन है ही। देन वी हैव क्लर्जी। ओके, क्लर्जी जो ग्रुप है ये इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ रोमन, जो क्लर्जीज हैं इन द रोमन कैथोलिक चर्च। ओके, तो जो क्लर्जीज हैं रोमन कैथोलिक चर्च में उनको कॉन्स्टिट्यूट करता है अपना फर्स्ट एस्टेट। ओके, देन वी हैव नोबल्स, एंड लास्टली वी हैव आर
कॉमन मैन। ओके, तो क्लर्जी हो गया, नोबल्स हो गए एंड कॉमन मैन हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लर्जी की। क्लर्जीज भी 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। ओके, सबसे ऊपर आते हैं अपने पोप, देन वी हैड बिशप्स, एंड लास्टली अपने आते हैं प्रीस्ट। ओके, तो पोप, बिशप और प्रीस्ट ये अपने थे क्लर्जी ग्रुप में। नाउ अब जो अपना क्लर्जी ग्रुप था, जो अपना फर्स्ट स्टेट है, ये क्या था? लेस देन 1%, लेस देन 1% जो क्लर्जी क्लासेस थी वो लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन थी, एंड इट कंट्रोल्ड 15% ऑफ द रिसोर्सेज। जो पूरे फ्रांस की 15% रिसोर्सेज वॉज कंट्रोल्ड बाय द फर्स्ट एस्टेट। तो 1% से भी कम लोगों के पास 15% के आसपास रिसोर्सेज थी पूरे फ्रांस की, एंड along with it they were exempted from any taxation। कोई भी टैक्स किसी भी तरीके का इन्हें पे नहीं करना पड़ता था, एंड दे वर गिवन ग्रांट्स। टैक्स पे भी नहीं करते थे, उसके साथ में इन्हें ग्रांट्स मिलते थे। ओके, ग्रांट्स किस लिए? जिससे ये स्कूल्स चला सके, पब्लिक फंक्शंस या फिर कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सके, इन सब के लिए इन्हें ग्रांट मिलते थे। एंड दीज चर्चेस, ये जो फर्स्ट स्टेट था, दे ऑल्सो हैड अ पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। तो ये कुछ कंपल्सरी टैक्सेस ले करते थे या फिर ले करते थे लोगों पे, और इन टैक्सेस को अपन बोलते हैं टीथे। ओके, टीथे। ये क्या था? जो थर्ड एस्टेट वाले लोग हैं उनको क्या है, अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में से या फ्रॉम देयर इनकम उनको अपना 1/10 जो है अपना प्रोडक्शन में से 1/10 पार्ट इनको फर्स्ट एस्टेट को पे करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट एस्टेट को पे करना पड़ता था, और इस टैक्स को अपन बोलते हैं टीथे। ओके, एंड अलॉन्ग विद इट चर्च के पास काफ़ी बड़ा लैंड एरिया था। उसके साथ साथ सिन लेटर्स होते हैं, जैसे क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई सिन कर दिया, तो ये एक तरीके से ये कुछ लेटर्स या फिर कुछ ऐसे पैम्फलेट टाइप रखते थे कि आपने कुछ सिन किया है, तो आप वो पैम्फलेट को ख़रीदो। उससे क्या है, जब आप उसे ख़रीदोगे तो आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उसकी वजह से भगवान आपको माफ़ कर देंगे। इस टाइप की कुछ आइडियोलॉजी बना रखी थी इन लोगों ने, प्रीस्ट लोगों ने। एंड जो ये सिन लेटर्स थे उनसे भी वो मनी कलेक्ट करते थे, बिकॉज दीज सिन लेटर्स दे वर बॉट बाय मनी। तो कोई भी सिन करेगा तो वो सिन लेटर खरीदेगा, तो वो जो पैसा था वो भी फर्स्ट एस्टेट के पास जाता था। ओके, तो ओवरऑल जो फर्स्ट एस्टेट था वो ना तो टैक्स पे करता था, साथ ही साथ उनको अलग से ग्रांट्स मिलते थे और वो कंपलसरी टैक्स लगा सकते थे। उसके साथ उनके बाकी इनकम सोर्सेज भी थे, जैसे कि सिन लेटर्स अभी अपन ने पढ़ा। ये काफ़ी बड़ा लैंड एरिया ओन करते थे, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज थे। ओके, तो ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनकी आंखों में ये जो फर्स्ट एस्टेट का
जो ये पूरा ये जो इस तरीके का रवैया था ये उनकी आंखों में खटकता था. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि ये रिवोल्ट होता है कि ये सोसाइटी इतनी गलत तरीके से डिवाइडेड है. ये रिसोर्सेज, आप 1% से भी कम लोगों के पास 15% रिसोर्सेज है. तो ये जो एक डिवीज़न था, दिस अनफेयर डिवीज़न, इट लेड टू द फ्रेंच रिवोल्ट. नाउ ये तो थी फर्स्ट स्टेट की बात. नेक्स्ट आता है अपना एरिस्टोक्रेट्स, जो कि है सेकंड स्टेट्स. अब सेकंड स्टेट्स में आते हैं अपने नोबल और एरिस्टोक्रेट लोग, जो कि जो अपना पूरा गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी हाई पोजीशंस होल्ड करते थे. ओके, ये अपने आप को एक रॉयल ब्लड मानते थे, जिसे अपन ब्लू ब्लड भी बोलते हैं. एंड ये लगभग 2% लोग थे, 2% लोग थे. और ये 20% जो फ्रांस का लैंड था ये इनके पास था. ओके, एंड दीज पीपल, वैसे तो इनके पास टैक्स लगाने का कोई पार नहीं थी, बट दे पेड ऑलमोस्ट नो टैक्स. इनको भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. इनकम सोर्सेस काफ़ी थे इनके पास. दे हैड हाई पेड सैलरी जॉब्स इन द गवर्नमेंट. ओके, पर इन्हें बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, या बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते थे. तो ये तो अपनी जो दो हाई क्लास सोसाइटीज़, दो हाई क्लास जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात कर लिया अपन ने. फर्स्ट स्टेट दैट इज क्लर्जी, एंड सेकेंड स्टेट जो कि है नॉवेल्टी. ओके, अब आते हैं थर्ड स्टेट पे, जो कि है कॉमन मैन, जिन्होंने रिवोल्ट किया. अब देखिए, 15% प्लस 20% कितना हुआ? 35% जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो लगभग 3% जो पॉपुलेशन है उनके पास है. दैट मीन्स जो अपनी बची 65% जो रिसोर्सेज हैं, इट इज़ विद 97% ऑफ पीपल. अब जो 97% ऑफ पीपल हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, उनमें भी ऑब्वियसली सब एक जैसे तो होंगे नहीं. उनमें होंगे पहले बुर्जुआ, मिडिल क्लास. ओके, मिडिल क्लास से नीचे आएंगे लोअर मिडिल क्लास, वर्कर्स. ओके, जो कि फ्रेंच सिटी में वर्क करते थे. फिर आएंगे पेजेंट्स एट लास्ट. ओके, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या फिर वर्कर्स, उसके बाद में वर्कर्स, और लास्ट में आते हैं अपने पेजेंट्स. तो जो बुर्जुआ क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, ये वेल एजुकेटेड लोग थे. ये इनलाइटनमेंट का जो आइडिया था, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब जो आइडियाज़ थे, इसमें ये लोग स्ट्रांगली बिलीव करते थे. इनको हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे. एंड इवन आफ्टर हैविंग हैंडसम सैलरी और ठीक ठाक रुपए थे इनके पास, ये हाईएस्ट टैक्स पे करते थे. तो दे एक्चुअली थॉट दैट दे लैक्ड प्रिविलेजेस. ओके, तो इनको प्रिविलेज नहीं मिले फर्स्ट और सेकंड स्टेट के. दैट इज़ वाई इनको बुरा लगता था. ओके, एंड जो अपना 97% जो लोग हैं, उसमें से ये कंपैरेटिवली कम होंगे ऑब्वियसली मिडिल क्लास, बुर्जुआ क्लास. एंड जो 65% अपना रिसोर्सेज हैं, उनमें से कंपैरेटिवली ज़्यादा इनके पास है. तो आप सोच सकते हैं पेजेंट्स के पास, ये पेजेंट्स सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, पूरे फ्रेंच सोसाइटी के सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होंगे. एंड इनके पास believed in the idea of equality and liberty, or they felt that their wealth entitled them for the greater degree of social status and political power. And because they were lacking privileges, that is why they were not happy with the current system that was existing in the French society. Okay,
तो इस वजह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो दे विल एनकरेज दीज लोअर क्लासेस टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस सोशल इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग टू देम. ओके, आगे जाके दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, बट अभी के लिए वो किसका साथ दे रहे हैं? एनलाइटनमेंट का. दे आर they are strongly believing in the idea of enlightenment. okay, नेक्स्ट आते हैं अपने लोअर इनकम ग्रुप, जिसमें आते हैं अपने फ्रेंच वर्कर्स. इसमें जैसे लेबरर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ट्रेड पीपल, ये सब इंक्लूडेड हैं. इनको कंपैरेटिवली लो वेजेस मिलता था एज़ कम्पेयर टू द मिडिल क्लास, बट ये लोग शहर में रहते हैं तो ये पेजेंट के कंपैरिजन में थोड़े वेल ऑफ थे और इन्हें भी हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे. तो पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली दे वर ऑल्सो डिप्राइव्ड. ओके, लास्टली आते हैं अपने पेजेंट्स जो कि गांव में रहते थे, और ये सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि थर्ड एस्टेट में था. सॉरी, लास्टली आते हैं अपने पेजेंट्स. पेजेंट सबसे लार्ज ग्रुप है इन द फ्रेंच सोसाइटी, लार्जेस्ट है, और इनके पास इतने कम almost half of their income was given, और वो खर्च हो जाती थी टैक्सेस में. ओके, जितने भी टैक्सेस जो अपने को पे करने पड़ते थे इन लोगों को, उसमें इनकी जो आधी इनकम है, लगभग आधी इनकम वो खर्च हो जाती थी. सो सबसे बुरा हाल था पेजेंट्स का इन द फ्रेंच सोसाइटी. तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, और जो अनफेयर टैक्स सिस्टम था वो अपन ने देख लिया. ओके, नाउ ये जो वर्कर्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी थे और ये जो पेजेंट्स थे, इनके साथ भी अपन ने देख लिया कि कितना अनफेयर बिहेवियर होता था. इसकी वजह से ये जो फ्रेंच रिवोल्ट है अपना, वो इग्निशिएट होगा. ये हो गए अपने सोशल कॉजेज़. नेक्स्ट वी विल कम टू कल्चरल कॉजेज़. नाउ कल्चरल कॉजेज़ में अपना फर्स्ट रीज़न आता है दैट अभी जो ये पीरियड था ये था एज ऑफ रीज़न. ओके, अब एज ऑफ रीज़न मतलब जो अपना फर्स्ट स्टेट है, ये सब लोग टैक्सेस पे करते थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गॉड. ओके, भगवान के डर की वजह से इनको पे करने पड़ते थे. वो बोलते थे अगर आप सब ये लोग टैक्सेस पे नहीं करोगे, अगर आप सिन लेटर्स नहीं लोगे, सो व्हाट विल हैपन? गॉड विल पनिश यू. सो बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ दिस पनिशमेंट, ये क्या था, ये सिस्टम चलता आ रहा था. बट नाउ इन द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, ओके, कई सारे फिलोसोफर्स, कई सारे जो राइटर्स हैं, इन्होंने इस सिस्टम के बारे में लिखा. कई सारी आइडियोलॉजीज आई एनलाइटनमेंट के टाइम. तो जो एज ऑफ रीज़न है उसमें लोग हर एक चीज़ पे सवाल करने लग गए दैट किंग, अगर एक किंग ही क्यों चूजन वन है. ओके, क्या है, किंग को अपन कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था फ्रेंच सोसाइटी में. ही वॉज एक्चुअली सुप्रीम अथॉरिटी. ओके, उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी. तो जो मोनार्किज्म है वो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म था फ्रेंच सोसाइटी में. किंग को किसी भी चीज़ के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच सोसाइटी, जो कि जो पूरा जो सोशल स्टिग्मा एक सेट था लोगों में, उसके अकॉर्डिंग जो किंग है वो
डायरेक्टली गॉड ने उन्हें अपॉइंट किया है टू कंट्रोल और टू गवर्न द पीपल. ओके, लोगों के ऊपर राज करने के लिए किंग को अलग से गॉड ने अपॉइंट किया है. दैट इज़ वाई किंग इज़ अनक्वेश्चनेबल. वो जो भी डिसीजन लेंगे उसको उसके अगेंस्ट कोई एज ऑफ रीज़न. तो जो अपना फर्स्ट स्टेट है, जो क्राउन है, वो जितनी भी प्रिविलेजेस वो अक्वायर कर रहा था इन सारी सुपरस्टिशंस से, इन सब को लोग काटते हैं. लोग पूछते हैं कि इन सारी चीज़ों का रीज़न क्या है. ओके, तो ये अपना पहला रीज़न हो गया कल्चरल कॉजेज़ में, एज ऑफ रीज़न. दिस वॉज द एज ऑफ रीज़न. नेक्स्ट जो फिलोसोफर्स हैं जैसे कि अपने मॉन्टेस्क्यू है, रूसो हैं, इन सब ने काफ़ी सारे बुक्स लिखी जो कि ये करप्शन और ये जो सोसाइटी में जो सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने बुक्स लिखी और आइडियाज़ लोगों के अंदर फीलिंग्स जनरेट की दैट दे वर एक्चुअली ट्रीटेड अनइक्वली. ये जो भी उनके साथ हो रहा है इट वाज अनजस्ट. तो ये philosophers थे, they acted as a guide for these French people, and these French people after enlightenment and they all awake together, and when they became aware they actually revolted against their own king. ऑब्वियसली अमेरिकन रिवोल्ट के काफ़ी सारे अपन ने पढ़ा था, डोमिनो इफेक्ट थे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो एनलाइटनमेंट, जो रिपब्लिकनिज्म, जो लिबर्टी, इन सारे ये जो आइडियोलॉजीज आई थी, ओके, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने वो सारी आइडियोलॉजीज अपनाने के लिए फ्रेंच रिवोल्ट किया. ओके, they wanted monarchy to be demolished and French Republic to be established, और उसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी ऐसी आइडियोलॉजीज आनी चाहिए. ये जो 3 स्टेट्स में या 3 ग्रुप्स में आपने सोसाइटी को बांट रखा है, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल फ्रॉम नाउ ऑन. दैट इज़ वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस. ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने पॉलिटिकल कॉजेज़. नाउ पॉलिटिकल कॉजेज़ में अपन देखेंगे फर्स्ट इज़ मोनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्किज्म. जो किंग था, ऑब्वियसली वी ऑल नो, किंग को चूजन वन मानते थे. ही वॉज द ब्लू ब्लड ऑफ द होल फ्रेंच सोसाइटी. ओके, वो ही पूरा करता धरता था पूरी सोसाइटी का, फ्रेंच सोसाइटी का, एंड हिज डिसीजंस वर अनक्वेश्चनेबल. ओके, तो जो मोनार्की है, जो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म था, फ्रेंच पीपल दे वर एक्चुअली डन विद दिस एब्सोल्यूट मोनार्किज्म एंड दे वांटेड टू overturn the rule of king and they wanted to establish to be their main pillars of their society. Okay, next is the divine rights. ये जो क्लर्जीज के पास, एरिस्टोक्रेट्स के पास, क्राउन जो किंग है, इनके पास जो डिवाइन राइट्स थे, दैट देयर वॉट एवर दे से इज ट्रू, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, ऑल द टैक्सेस दैट दे आर लेइंग ऑन द पीपल, दे आर फॉर देयर ओन गुड. ये जितने भी जो राइट्स थे विद दीज अपर क्लास सोसाइटी, इसके अगेंस्ट जो लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें सिर्फ द पार्टिसिपेंट्स वर किंग, क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेट्स.
इनके अलावा द थर्ड एस्टेट वॉज नॉट गिवन एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, और ये जो लोग थे दे कॉन्स्टिट्यूटेड 97% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो जो अबाउट 3% ऑफ द पॉपुलेशन है वो 97% लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी लॉज बनाती हैं, एंड दीज थर्ड एस्टेट जो 97% लोग हैं दे आर नॉट इवन आस्क्ड, और उनसे कुछ भी राय नहीं मांगी जाती। दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय दीज पीपल, और इसकी वजह से फ्रेंच रिवोल्ट होता है। ओके, सो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। नाउ लास्टली वी हैव इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में आप देखेंगे सबसे पहला है जो फ्रेंच सोसाइटी थी या जो किंग था मेनली, दे सपोर्टेड मर्केंटलिज्म, बट जो लोग थे दे नाउ वांटेड रिपब्लिकनिज्म। ओके, तो जो दे वांटेड टू सपोर्ट मर्केंटलिज्म जिससे कि ट्रेड बेनिफिट्स हो किंग को। ओके, बट द people of France they actually voted for or they actually opted for republicanism। तो ये जो आइडियोलॉजीज में कॉन्फ्लिक्ट था इट ऑल्सो लेड टू फ्रेंच रिवोल्ट। नेक्स्ट आता है अपना किंग वॉज कॉन्स्टेंटली एट वॉर। नाउ सी, जब भी कोई वॉर होगा तो रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगी। ओके, रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड, और वो जो रिसोर्सेज के लिए रुपए आते हैं वो ऑब्वियसली फर्स्ट एस्टेट पे नहीं करेगा, सेकंड एस्टेट भी नहीं पे करेगा। जितना भी बर्डन आएगा वो आएगा थर्ड एस्टेट के लोगों पे, क्योंकि जितनी भी जो रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट होंगी उनका टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? थर्ड एस्टेट के लोगों को। एंड दैट इज़ वाई दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल कि राजा हमेशा वॉर पे जाए जहाँ पे भी उसे जाना हो। जैसे कि अमेरिकन वॉर के टाइम टू सपोर्ट द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। ओके, अब जो लोग हैं जो फ्रेंच के जो राजा हैं उस टाइम क्या था, फ्रेंच में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी। देन ऑल्सो किंग डिसाइडेड, और किंग एग्जॉस्ट हुई, जो मैन पावर गया, जो इकोनॉमी गई, उसका सारा भार किस पे आएगा? थर्ड एस्टेट पे। तो ये जो चीज़ थी दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द थर्ड एस्टेट पीपल। ओके, दैट इज़ वाई दे रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस होल सिस्टम। लास्टली जो अनफेयर टैक्सेशन पॉलिसी है वो थर्ड एस्टेट के लिए बर्डन हो गई थी। जितना भी बर्डन था वो इन थर्ड एस्टेट के लोगों को पे पड़ता था। पेजेंट्स को तो हाफ ऑफ देयर सैलरी देनी पड़ती थी, एंड ऑब्वियसली जितनी भी सैलरी होगी इट वॉज ऑल्सो नॉट इनफ। उसमें से भी अगर आधी आप सैलरी दे देंगे सो देर वॉज नथिंग लेफ्ट विद द पेजेंट्स। ओके, ऑलमोस्ट नथिंग या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट था जो कि पेजेंट्स के पास बचता था। तो ये जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो लोअर इनकम ग्रुप है जिसमें आते हैं वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स या फिर जो ट्रेड पीपल हैं और पेजेंट्स, इन लोगों के हेल्प से जो बुर्जुआ क्लास थी उसने बैकग्राउंड में रहते हुए इट एक्चुअली, ये जो बुर्जुआ क्लास थी वो ब्रेन है, आप मान सकते हैं एक तरीके से ब्रेन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दे एक्चुअली स्टार्टेड दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, पर इन्होंने जो गुस्सा था इन पेजेंट्स में और वर्कर्स में उसको भड़काया, एंड these peasants and worker led by this bourgeois class they revolted against their own king, King Louis XVI, और खत्म होते हैं। एंड फॉर टुडे वी शुड स्टॉप हेयर।
So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture. Let's meet in our next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.